नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपको कभी किसी काम को करने में मुश्किल होती है और आप उसे टालते रहते हैं? क्या आप अपने आलस्य को छोड़कर अपने जीवन का पूरा नियंत्रण लेना चाहते हैं? तो दोस्तों, तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको अंदर से बदल कर रख देगी। आज हम बात करेंगे डैरियस फॉरॉक्स द्वारा लिखित मशहूर किताब डू इट टुडे के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम हर दिन को एक नया अवसर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने आलस्य को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए और अपनी जिंदगी का पूरा नियंत्रण लेने के लिए? तो चलिए मिलकर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, टालमटोल को अलविदा कहें। क्या आपने कभी किसी जरूरी काम को सिर्फ इसलिए टाला है कि वह कार्य आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा था? या क्या आपने कभी खुद को ये कहते हुए पाया है कि मैं इसे कल करूंगा, ये जानते हुए भी कि शायद कल भी वह काम नहीं होगा? ये टाल मटोल हमारे सपनों और हमारी सफलता के बीच एक ऐसी दीवार है जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। टाल मटोल, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं, एक ऐसी आदत है जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती है और हमें निराशा और अपराध बोध की भावना में डुबो देती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमारे जीवन को स्थिर कर देती है। टालमटोल सिर्फ एक साधारण बुरी आदत नहीं है, यह एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके कई कारण हैं। एक मुख्य कारण है डर। हम अक्सर असफल होने के डर से, लोगों की आलोचना के डर से या परिवर्तन के डर से अपने कामों को टाल देते हैं। ये डर हमें एक सुरक्षात्मक घेरे में बांध देता है, जहां हम सोचते हैं कि काम को टालकर हम दुखद परिणामों से बच रहे हैं। लेकिन हकीकत में टालमटोल केवल हमारे दुख और तनाव को बढ़ाता है। एक और कारण है पूर्णतावाद। हम में से कई लोग परिपूर्णतावादी होते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब तक सब कुछ बिल्कुल सही नहीं होगा, तब तक काम को शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। हम इस पूर्णता की तलाश में काम को टालते रहते हैं और अंत में हम कभी भी शुरू नहीं कर पाते। ये पूर्णतावाद का जाल हमें निष्क्रियता की ओर ले जाता है और हमारे सपनों को अधूरा छोड़ देता है। तीसरा कारण है प्रेरणा की कमी। जब हम अपने काम में कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं पाते हैं, तो हम इसे टालने लगते हैं। ये काम हमें बोझिला लगता है और हमें उसे करने में कोई खुशी या उत्साह नहीं मिलता है। प्रेरणा की कमी हमें निष्क्रिय और उदासीन बना देती है और हम टाल मटोल के शिकार हो जाते हैं। चौथा कारण है ध्यान का भटकना। आज की दुनिया में विचलित करने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास सोशल मीडिया है, टीवी है, वीडियो गेम्स हैं और ऐसी कई चीजें हैं जो हमें काम से दूर ले जाती हैं। ये सभी विकर्षण हमें अपने लक्ष्यों से दूर करते हैं और हमें टाल मटोल के जाल में फंसाते हैं। टाल मटोल के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि आत्मा अनुशासन की कमी, समय प्रबंधन की बुरी आदतें और एक नकारात्मक मानसिकता। लेकिन इन सब कारणों के बावजूद, ये समझना जरूरी है कि टाल मटोल एक ऐसी आदत है जिससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा और सही तकनीकों का उपयोग करना होगा। टाल मटोल से निपटने के लिए हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि यह एक समस्या है। हमें अपने डर और अपनी भावनाओं का सामना करना होगा और हमें ये समझना होगा कि टाल मटोल हमारी सफलता में बाधा बन रही है। हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी
और अपने जीवन को बदलने के लिए कार्रवाई करनी होगी। टाल मटोल से निपटने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जब हम एक बड़े काम को देखते हैं तो ये बहुत भारी लग सकता है और हमें अभिभूत कर सकता है। लेकिन जब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो यह अधिक प्रबंधनीय लगता है और हमें इसे शुरू करने में आसानी होती है। टाल मटोल से निपटने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपने काम के लिए एक निश्चित समय तय करना। हमें अपने शेड्यूल में समय ब्लॉक करना होगा और हमें उन ब्लॉक में अपने कामों को पूरा करना होगा। जब हम अपने काम के लिए समय निर्धारित करते हैं तो हम टाल मटोल की संभावना को कम कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक समर्पित हो सकते हैं। टाल मटोल से निपटने के लिए हमें अपने काम को मज़ेदार बनाने के तरीके खोजने होंगे। जब हम अपने काम का आनंद लेते हैं तो हम इसे टालने की संभावना कम होती है। हम अपने काम को संगीत सुनने के दौरान कर सकते हैं या हम अपने काम के बाद खुद को पुरस्कृत कर सकते हैं। ये हमें अपने काम को करने के लिए प्रेरित करता है। टालमटोल से निपटने के लिए हमें अपने आप को प्रेरित रखने के तरीके खोजने होंगे। हमें अपने लक्ष्यों को याद रखना होगा, हमें अपने सपनों को देखना होगा और हमें अपने आप को एक सकारात्मक माहौल में रखना होगा। हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। टाल मटोल को हराना एक सतत प्रक्रिया है और हमें लगातार प्रयास करना होगा और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम टालमटोल को हरा आते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं, हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और हम एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीते हैं। तो चलिए आज से ही टालमटोल को अलविदा कहते हैं और अपने सपनों की ओर एक नया कदम बढ़ाते हैं। अध्याय 2, अपनी उत्पादकता बढ़ाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, जबकि आप दिन भर काम करने के बाद भी अपने लक्ष्यों से बहुत दूर लगते हैं? ये सब उत्पादकता के बारे में है। उत्पादकता का मतलब है कम समय में अधिक काम करना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अधिक तेजी से या अधिक काम करना है। इसका मतलब है कि आपको समझदारी से काम करना है और अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। उत्पादकता एक ऐसा कौशल है जो हमारे समय का सदुपयोग करने में हमारी मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुष्टि पा सकते हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं और इन सभी में एक सामान्य कारक है समय प्रबंधन। प्रभावी ढंग से अपने समय का प्रबंधन करना, अपनी प्राथमिकताओं को तय करना और अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना उत्पादकता को बढ़ाने की कुंजी है। उत्पादकता बढ़ाने का पहला कदम है एक योजना बनाना। हमें हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। जब हम योजना बनाते हैं तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और हम विचलित होने से बच सकते हैं। ये हमें ये भी सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उत्पादकता बढ़ाने का दूसरा कदम है कार्यों को प्राथमिकता देना। हमें ये जानना होगा कि कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण हैं और हमें उन पर पहले ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें उन कामों को टालना होगा जो ज़रूरी नहीं है, या हमें उन कामों को आउटसोर्स करना होगा जो हम खुद नहीं कर सकते हैं। हम एक सूची बना सकते हैं और उन कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं जिन्हें हमें पूरा करना है।
ये हमें ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम अपने समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर व्यतीत कर रहे हैं। उत्पादकता बढ़ाने का तीसरा कदम है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना। हमें उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो सबसे अधिक मूल्यवान है, और हमें उन गतिविधियों से बचना होगा जो हमें अपना समय बर्बाद करती हैं। हमें अपने समय को व्यर्थ की चीज़ों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया, टीवी और अन्य मनोरंजन। हमें अपने समय को अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने पर व्यतीत करना चाहिए। उत्पादकता बढ़ाने का चौथा कदम है अपने आसपास के वातावरण को व्यवस्थित करना। एक अव्यवस्थित और गंदा कार्यक्षेत्र हमें विचलित कर सकता है और हमारी उत्पादकता को कम कर सकता है। हमें अपने कार्यक्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए ताकि हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक व्यवस्थित कार्यक्षेत्र हमें अधिक शांत और एकाग्र महसूस कराता है। उत्पादकता बढ़ाने का पांचवा कदम है मल्टीटास्किंग से बचना। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम किसी भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। हमें एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और हमें उस काम को पूरा करने के बाद ही दूसरा काम शुरू करना चाहिए। ये हमें काम को अधिक कुशलता से करने में मदद करता है। मल्टीटास्किंग वास्तव में हमारी उत्पादकता को कम करती है, क्योंकि यह हमारे ध्यान को विभाजित करती है। उत्पादकता बढ़ाने का छठा कदम है ब्रेक लेना। हमें लगातार काम नहीं करना चाहिए। हमें बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए ताकि हम आराम कर सकें और तरोताज़ा हो सकें। ब्रेक लेने से हमें अपनी एकाग्रता बनाए रखने में मदद मिलती है और यह हमें थकावट से बचाता है। हम टहलने जा सकते हैं, कुछ मिनटों के लिए ध्यान कर सकते हैं, या कुछ देर के लिए संगीत सुन सकते हैं। ब्रेक लेने से हमें मानसिक और शारीरिक रूप से रिचार्ज होने में मदद मिलती है। उत्पादकता बढ़ाने का सातवां कदम है स्वस्थ रहना। हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अधिक ऊर्जावान होते हैं और हम अधिक उत्पादक होते हैं। स्वस्थ रहना हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बेहतर बनाता है। उत्पादकता बढ़ाने का आठवां कदम है अपनी प्रगति को ट्रैक करना। हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों की ओर कितनी प्रगति कर रहे हैं। जब हम अपनी प्रगति को देखते हैं तो हम प्रेरित होते हैं और हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करने से हमें ये भी पता चलता है कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। उत्पादकता बढ़ाने का नवा कदम है सीखना और अनुकूलन करना। हमें हमेशा नए तरीके सीखने के लिए और नई तकनीकें अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हमें हमेशा अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उत्पादकता को बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है और हमें लगातार अपने समय प्रबंधन और अपनी कार्यशैली को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपनी उत्पादकता बढ़ाते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक कुशलता से, प्रभावी ढंग से और संतुष्टि के साथ जी सकते हैं। तो चलिए, आज से ही अपनी उत्पादकता बढ़ाने की यात्रा शुरू करते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करते हैं। अध्याय 3, अपने काम में अर्थ खोजें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस काम में अपना दिन बिताते हैं, उसका कोई गहरा अर्थ है या नहीं? यह एक ऐसी भावना है जो कई लोगों के दिलों में घर करती है।
और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब ढूंढना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने काम में कोई अर्थ नहीं पाते हैं, तो हम निराश और असंतुष्ट महसूस करते हैं। हम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, और हमें कोई खुशी या संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन जब हम अपने काम में अर्थ खोजते हैं, तो ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ये हमें प्रेरित करता है, और ये हमें एक उद्देश्य देता है। अपने काम में अर्थ खोजने का मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके मूल्यों, आपके जुनून और आपके सपनों से मेल खाता है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको उत्साहित करता है, जो आपको चुनौती देता है, और जो आपको दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव डालने का अवसर देता है। जब हम अपने काम में अर्थ पाते हैं, तो हम काम को काम की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखते हैं, जहां हम अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं और अपनी क्षमता को पूरा कर सकते हैं। ये हमें एक कारण देता है कि हम सुबह क्यों उठते हैं, और हम अपने काम के प्रति अधिक उत्साहित और समर्पित हो जाते हैं। अपने काम में अर्थ खोजने का पहला कदम है अपने मूल्यों को जानना। आप जीवन में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? क्या ये स्वतंत्रता है, रचनात्मकता है, सेवा है, या कुछ और? जब आप अपने मूल्यों को जानते हैं, तो आप एक ऐसा काम खोज सकते हैं जो आपके मूल्यों से मेल खाता है। ये हमें उस काम को चुनने में मदद करता है जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अपने काम में अर्थ खोजने का दूसरा कदम है अपने जुनून का पता लगाना। आप किस काम को करने में सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं? क्या ये लिखना है, पेंटिंग करना है, लोगों की मदद करना है, या कुछ और? जब आप अपने जुनून का पता लगा लेते हैं, तो आप एक ऐसा काम खोज सकते हैं जो आपको उत्साहित करें और आपको प्रेरित करें। जब हम अपने जुनून का पीछा करते हैं, तो हम अधिक खुश और संतुष्ट होते हैं। अपने काम में अर्थ खोजने का तीसरा कदम है अपने सपनों को याद रखना। आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? आप किस तरह का प्रभाव डालना चाहते हैं? जब आप अपने सपनों को याद रखते हैं, तो आप एक ऐसा काम खोज सकते हैं जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करें। जब हम अपने सपनों के लिए काम करते हैं, तो हम अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रेरित महसूस करते हैं। कभी कभी अपने काम में अर्थ खोजना आसान नहीं होता है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ सकता है। हमें कुछ नया करना पड़ सकता है, या हमें अपने करियर में बदलाव करना पड़ सकता है। लेकिन ये प्रयास करने लायक है। जब हम अपने काम में अर्थ पाते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट, अधिक खुश, अधिक सफल होते हैं। हमें ये भी समझना होगा कि हर काम का अपना महत्व होता है, और हम हर काम में अर्थ खोज सकते हैं। अपने काम में अर्थ खोजने का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा वही काम करना चाहिए जो हमें पसंद हो। कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो चुनौतीपूर्ण होते हैं, या जिनमें हमें कोई रुचि नहीं होती है। लेकिन यहाँ तक कि उन कामों में भी हम अर्थ पा सकते हैं। हम सीख सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं, और हम एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हमें ये भी याद रखना होगा कि हर काम में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और हर अनुभव हमें बेहतर बनाता है। अपने काम में अर्थ खोजने का मतलब है कि हम अपने काम को सिर्फ एक नौकरी के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जहां हम अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं, हम अपने जुनून का पीछा कर सकते हैं, और हम दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपने काम में अर्थ खोजते हैं, तो हम काम को काम की तरह नहीं, बल्कि एक उद्देश्य की तरह देखते हैं, और यह हमें अधिक खुश, अधिक संतुष्ट
और अधिक सफल बनाता है। तो चलिए, आज से ही अपने काम में अर्थ खोजना शुरू करते हैं और अपने जीवन को एक नया उद्देश्य देते हैं। हमें ये भी याद रखना होगा कि अपने काम में अर्थ खोजना एक व्यक्तिगत यात्रा है और हर किसी का मार्ग अलग हो सकता है। अध्याय 4, सफलता का असली मंत्र। हम सभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, लेकिन सफलता का असली अर्थ क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सफलता एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है और इसका मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है दौलत और शोहरत, जबकि दूसरों के लिए ये व्यक्तिगत विकास, दूसरों की मदद करना या अपने सपनों को पूरा करना हो सकता है। लेकिन चाहे आपकी सफलता की परिभाषा कुछ भी हो, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो सभी सफल लोगों में पाए जाते हैं। सफलता का कोई एक जादुई मंत्र नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जो हमें सफलता की राह पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इन सिद्धांतों में मेहनत, धैर्य, सही रणनीतियाँ, सकारात्मक मानसिकता और निरंतर सीखना शामिल है। सफलता के लिए पहला मंत्र है मेहनत। कोई भी सफल व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वे देर रात तक काम करते हैं, वे अतिरिक्त प्रयास करते हैं, और वे कभी हार नहीं मानते। वे हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। मेहनत करना सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सफलता के लिए दूसरा मंत्र है धैर्य। सफलता एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। इसमें समय लगता है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा और हमें धैर्य रखना होगा। हमें ये समझना होगा कि रास्ते में असफलताएं आएंगी, लेकिन हमें उन असफलताओं से सीखना होगा और हमें आगे बढ़ते रहना होगा। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें हार मानने से रोकता है। सफलता के लिए तीसरा मंत्र है सही रणनीतियाँ। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी होगी। हमें ये जानना होगा कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। हमें अपनी योजना का नियमित रूप से मूल्यांकन करना होगा और हमें आवश्यकतानुसार उसमें बदलाव करना होगा। एक अच्छी रणनीति हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। सफलता के लिए चौथा मंत्र है सकारात्मक मानसिकता। हमें यह विश्वास करना होगा कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखना होगा और हमें असफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखना होगा। हमें हमेशा आशावादी रहना होगा और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक सकारात्मक मानसिकता हमें प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सफलता के लिए पांचवा मंत्र है निरंतर सीखना। हमें हमेशा नए कौशल सीखने के लिए और नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहना होगा। हमें अपने क्षेत्र में हमेशा सबसे आगे रहना होगा और हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होगा। सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सफलता के लिए छठा मंत्र है दूसरों के साथ जुड़ना। हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। हमें दूसरों की मदद करनी होगी और हमें दूसरों से सीखना होगा। जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, तो हम अधिक प्रेरित होते हैं, हम अधिक सीखते हैं और हम अधिक सफल होते हैं। दूसरों के साथ संबंध बनाना हमारी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सफलता सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है। ये दूसरों को प्रेरित करने और उनके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट और खुश होते हैं। सफलता एक सतत यात्रा है
और हमें हर कदम का आनंद लेना चाहिए। हमें अपने आप को बेहतर बनाते रहना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। हमें ये भी याद रखना होगा कि सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है और हमें अपनी सफलता की परिभाषा को सम्मान करना चाहिए। तो चलिए, आज से ही सफलता की राह पर चलते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। अध्याय 5, डर और असफलता को अपनाओ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? ये हम सभी के साथ होता है। डर जो किसी खतरे या नुकसान की आशंका है, एक ऐसी भावना है जो हमें अपनी सीमाओं में बांध सकती है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है। डर हमें किसी नए काम को शुरू करने, किसी नए व्यक्ति से मिलने या किसी चुनौती का सामना करने से रोक सकता है। डर हमें निष्क्रिय बना देता है और हमें अपने सपनों से दूर कर देता है। लेकिन डर सिर्फ एक भावना है और हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम डर को स्वीकार कर सकते हैं और हम इसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। डर को अपनाने का पहला कदम है ये स्वीकार करना कि यह एक स्वाभाविक भावना है। हर किसी को कभी न कभी डर लगता है और यह ठीक है। डरने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप इंसान हैं। ये समझना जरूरी है कि डर एक सामान्य अनुभव है। डर को अपनाने का दूसरा कदम है डर का विश्लेषण करना। आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको किस चीज से डर लग रहा है। क्या यह असफलता का डर है? क्या यह अस्वीकृति का डर है? या क्या यह अज्ञात का डर है? जब आप अपने डर को समझ जाते हैं, तो आप उससे निपटने के लिए एक योजना बना सकते हैं। अपने डर को समझना पहला कदम है उसे हराने की दिशा में। डर को अपनाने का तीसरा कदम है छोटे छोटे कदम उठाना। आपको एक ही बार में सारे डर को दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और आपको हर बार एक नया चुनौती लेनी चाहिए। जब आप हर बार एक छोटा कदम उठाते हैं, तो आपको अधिक आत्मविश्वास मिलेगा और आप अपने डर को दूर करने में सक्षम होंगे। छोटे कदम उठाने से हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है और हमें डर का सामना करने की हिम्मत मिलती है। असफलता डर का दूसरा पहलू है। हम सब असफलता से डरते हैं। हम सोचते हैं कि असफलता एक संकेत है कि हम अच्छे नहीं हैं या हम लायक नहीं हैं। लेकिन ये सच नहीं है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। हर कोई कभी न कभी असफल होता है। असफलता हमारे विकास के लिए एक आवश्यक हिस्सा है और हमें इसे सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। असफलता को अपनाने का पहला कदम है ये समझना कि असफलता कोई आपदा नहीं है। ये सीखने का एक अवसर है। जब हम असफल होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या गलत किया है और हम भविष्य में उस गलती को कैसे टाल सकते हैं। असफलता हमें ये समझने का अवसर देती है कि हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। असफलता को अपनाने का दूसरा कदम है अपनी असफलताओं का विश्लेषण करना। आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आप कहाँ गलत गए थे। क्या यह आपकी योजना में कोई कमी थी? क्या यह आपकी तैयारी में कोई कमी थी? या क्या यह आपकी क्षमता में कोई कमी थी? जब आप अपनी असफलताओं का विश्लेषण करते हैं, तो आप उनसे सीख सकते हैं और आप भविष्य में और बेहतर कर सकते हैं। अपनी असफलताओं का विश्लेषण करने से हमें अपने कमजोर क्षेत्रों का पता चलता है और हमें सुधार करने का अवसर मिलता है। असफलता को अपनाने का तीसरा कदम है अपने आप को आगे बढ़ाना। असफल होने के बाद आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए
और आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। सफलता एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। रास्ते में असफलताएं आएंगी, लेकिन हमें उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। असफलता हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक समर्पित बनाती है। डर और असफलता को अपनाने से हम अधिक साहसी, अधिक लचीले और अधिक सफल बन सकते हैं। जब हम डर को स्वीकार करते हैं और जब हम असफलताओं से सीखते हैं, तो हम अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज से ही डर और असफलता को अपनाते हैं और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। डर और असफलता को अपनाने का मतलब है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हैं, चाहे रास्ते में जो भी चुनौती आए। अध्याय 6, खुद में निवेश करें। क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छा निवेश क्या है जो आप कर सकते हैं? ये खुद में निवेश है। हम अक्सर भौतिक चीजों में निवेश करते हैं, जैसे कि घर, गाड़ी और कपड़े। लेकिन हम अक्सर अपने आप में निवेश करना भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें, आप ही अपनी सबसे कीमती संपत्ति हैं। खुद में निवेश करने का मतलब है कि आप अपने ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य को सुधारने में समय, ऊर्जा और पैसा लगाएं। जब आप खुद में निवेश करते हैं, तो आप अपने जीवन में हर चीज को बेहतर बना सकते हैं। आप अधिक सफल हो सकते हैं और आप अधिक संतुष्ट हो सकते हैं। खुद में निवेश करना हमारे विकास और हमारी खुशी के लिए आवश्यक है। खुद में निवेश करने का एक तरीका है पढ़ना। किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। वे हमें नई चीजें सीखने में मदद करती हैं, वे हमें नए दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, और वे हमें प्रेरित करती हैं। हमें नियमित रूप से किताबें पढ़नी चाहिए। हमें अपनी रुचि के विषयों पर पढ़ना चाहिए और हमें नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। पढ़ना हमारी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है और हमें दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। खुद में निवेश करने का दूसरा तरीका है सीखना। हमें हमेशा नए कौशल सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें एक नया सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, हमें एक नई भाषा सीखनी चाहिए, या हमें एक नया शौक सीखना चाहिए। जब हम नए कौशल सीखते हैं, तो हम अधिक सक्षम बनते हैं और हम अधिक अवसर प्राप्त करते हैं। सीखना हमें अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करता है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। खुद में निवेश करने का तीसरा तरीका है यात्रा करना। यात्रा हमें नई संस्कृतियों और नए लोगों से परिचित कराती है। ये हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है और यह हमें दुनिया को देखने का एक नया तरीका दिखाती है। हमें नियमित रूप से यात्रा करनी चाहिए और हमें नए अनुभवों के लिए खुले रहना चाहिए। यात्रा करना हमारे दिमाग को खोलता है और यह हमें अधिक सहनशील और समझदार बनाता है। खुद में निवेश करने का चौथा तरीका है एक मेंटर ढूंढना। एक मेंटर एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके अनुभव से आगे है। वह आपको मार्गदर्शन दे सकता है, वह आपको सलाह दे सकता है, और वह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हमें एक मेंटर ढूंढना चाहिए और हमें उससे सीखना चाहिए। एक मेंटर हमें सही दिशा दिखा सकता है और हमें अपनी गलतियों से सीखने में मदद कर सकता है। खुद में निवेश करने का पांचवा तरीका है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अधिक ऊर्जावान होते हैं, हम अधिक उत्पादक होते हैं और हम अधिक खुश होते हैं। स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है और हमें इसकी देखभाल करना जरूरी है। खुद में निवेश करने का छठा तरीका है अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
हमें ध्यान करना चाहिए, हमें योग करना चाहिए, और हमें तनाव को कम करने के तरीके खोजने चाहिए। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हम अधिक स्पष्ट रूप से सोचते हैं, हम अधिक रचनात्मक होते हैं, और हम अधिक प्रभावी होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य हमारी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है, और हमें इसकी देखभाल करना जरूरी है। खुद में निवेश करना एक सतत प्रक्रिया है। यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें जीवन भर करते रहना चाहिए। जब हम खुद में निवेश करते हैं, तो हम बेहतर इंसान बनते हैं, हम अधिक सफल बनते हैं, और हम अधिक संतुष्ट जीवन जीते हैं। तो चलिए, आज से ही खुद में निवेश करना शुरू करते हैं, और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। ये निवेश हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। अध्याय 7, प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। क्या आपने कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान रास्ते का आनंद लेना भूल गए हैं? हम अक्सर सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि हमें कितना पैसा मिलेगा, हमें कितनी लोकप्रियता मिलेगी, या हम कितने सफल होंगे। लेकिन सफलता की कुंजी परिणाम में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में छिपी होती है। जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम तनावग्रस्त और चिंतित हो जाते हैं, और हम अपने प्रयासों का आनंद लेने में असफल होते हैं। ये हमें उस अनमोल अनुभव से वंचित कर देता है, जो हमें प्रक्रिया के दौरान मिलता है। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करना। इसका मतलब है अपने काम का आनंद लेना, अपनी गलतियों से सीखना, और लगातार सुधार करते रहना। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अधिक प्रेरित, अधिक उत्पादक और अधिक सफल होते हैं। हम अपनी सफलता को केवल अंतिम परिणाम से नहीं, बल्कि हर एक कदम से परिभाषित करते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का पहला कदम है अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जब हम एक बड़े लक्ष्य को देखते हैं, तो ये बहुत भारी लग सकता है। लेकिन जब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो यह अधिक प्राप्त करने योग्य लगता है। हमें हर दिन एक छोटा टुकड़ा पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और हमें बाकी के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। छोटे कदम उठाने से हमें प्रगति की भावना मिलती है, और यह हमें प्रेरित करता है। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का दूसरा कदम है अपने काम को छोटे छोटे कार्यों में तोड़ना। जब हम एक बड़े कार्य को देखते हैं, तो ये बहुत मुश्किल लग सकता है। लेकिन जब हम इसे छोटे छोटे कार्यों में तोड़ते हैं, तो यह अधिक आसान लगता है। हमें हर दिन एक छोटा कार्य पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और हमें बाकी के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ये हमें अभिभूत महसूस करने से रोकता है, और हमें अपने काम को अधिक कुशलता से पूरा करने में मदद करता है। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का तीसरा कदम है अपने काम का आनंद लेना। हमें अपने काम को सिर्फ एक काम के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें इसे सीखने, बढ़ने, और खुद को व्यक्त करने का एक अवसर देखना चाहिए। जब हम अपने काम का आनंद लेते हैं, तो हम अधिक प्रेरित होते हैं, हम अधिक उत्पादक होते हैं, और हम अधिक सफल होते हैं। जब हम अपने काम का आनंद लेते हैं, तो ये खुशी का अनुभव बन जाता है। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का चौथा कदम है अपनी गलतियों से सीखना। हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी गलतियों को सुधार करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम अधिक बेहतर होते हैं, और हम अधिक सफल होते हैं। गलतियां हमें सिखाती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।
प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का पांचवा कदम है लगातार सुधार करते रहना। हमें कभी भी आराम नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा नए कौशल सीखने चाहिए। और हमें हमेशा नए तरीके खोजने चाहिए। लगातार सुधार करते रहने से हमें बेहतर बनने में मदद मिलती है। और यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट होते हैं, हम अधिक खुश होते हैं, और हम अधिक सफल होते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि सफलता एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। हमें रास्ते का आनंद लेना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और हमें लगातार बेहतर होते रहना चाहिए। तो चलिए, आज से ही प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना हमें वर्तमान में जीने में मदद करता है। और यह हमें हर एक पल का आनंद लेने की प्रेरणा देता है। अध्याय 8 समय का सदुपयोग करें। समय एक ऐसा संसाधन है जो हम सभी के पास समान मात्रा में होता है। लेकिन कुछ लोग इसका अधिकतम उपयोग करते हैं, जबकि अन्य से बर्बाद करते हैं। समय एक अनमोल उपहार है, और हमें इसका सदुपयोग करना सीखना चाहिए। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास उतना ही समय है जितना दुनिया के हर इंसान के पास है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उस समय का कैसे उपयोग करते हैं। समय का सही उपयोग करने का मतलब है अपने समय को बुद्धिमानी से खर्च करना और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है अपने समय को बेकार की चीज़ों पर बर्बाद न करना और अपने समय का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करना। समय का सही उपयोग करने का पहला तरीका है अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण है, और हमें उन पर पहले ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें उन कामों को टालना चाहिए जो ज़रूरी नहीं है, और हमें उन कामों को आउटसोर्स करना चाहिए जो हम खुद नहीं कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने से हमें अपने समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर व्यतीत करने में मदद मिलती है। समय का सही उपयोग करने का दूसरा तरीका है योजना बनाना। हमें अपने दिन, अपने सप्ताह और अपने महीने की योजना बनानी चाहिए। हमें हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए, और हमें अपनी योजना का पालन करना चाहिए। जब हम योजना बनाते हैं तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि हम अपने समय को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। समय का सही उपयोग करने का तीसरा तरीका है समय को प्रबंधित करना। हमें ये जानना चाहिए कि हम अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं, और हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम समय ट्रैकिंग ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं, या हम बस एक डायरी में लिख सकते हैं कि हम अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। समय को प्रबंधित करने से हमें अपनी आदतों का पता चलता है, और हमें अपने समय को अधिक कुशलता से उपयोग करने में मदद मिलती है। समय का सही उपयोग करने का चौथा तरीका है विकर्षणों से बचना। सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य नोटिफिकेशन हमें आसानी से विचलित कर सकते हैं। जब हम काम कर रहे हैं तो हमें अपने फ़ोन को साइलेंट करना चाहिए। हमें अपने नोटिफिकेशन को बंद करना चाहिए, और हमें अपने आसपास के शोर को कम करना चाहिए। विकर्षणों से बचने से हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, और यह हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। समय का सही उपयोग करने का पांचवा तरीका है मल्टीटास्किंग से बचना।
जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो हम किसी भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। हमें एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और हमें उस काम को पूरा करने के बाद ही दूसरा काम शुरू करना चाहिए। एक समय में एक काम करने से हमें अपने काम को अधिक कुशलता से करने में मदद मिलती है। समय का सही उपयोग करने का छठा तरीका है खुद के लिए समय निकालना। हमें अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए, ताकि हम आराम कर सकें, हम तरोताज़ा हो सकें, और हम अपने शौक को पूरा कर सकें। जब हम अपने लिए समय निकालते हैं, तो हम अधिक प्रेरित होते हैं, हम अधिक उत्पादक होते हैं, और हम अधिक खुश होते हैं। खुद के लिए समय निकालना हमें रिचार्ज करता है, और यह हमें अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। समय का सही उपयोग करना एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, और हम अधिक संतुष्ट और खुश हो सकते हैं। तो चलिए, आज से ही अपने समय का सही उपयोग करना शुरू करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। समय का सदुपयोग करना हमें अधिक शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। अध्याय 9, सही आदतें अपनाएं। हमारी आदतें वे अदृश्य सूत्र हैं, जिनसे हमारी जिंदगी बुनी जाती है। वे हमारे दैनिक जीवन को स्वचालित करती हैं, हमारे विचारों और व्यवहार को आकार देती हैं, और हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। जब हम अच्छी आदतें अपनाते हैं, तो हम अधिक सफल, अधिक खुश और अधिक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारी आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे व्यावसायिक जीवन और हमारे संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए, ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी आदतें कितनी महत्वपूर्ण हैं, और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। सही आदतें बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को पहचानना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि कई बार हम अपनी बुरी आदतों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन का बारीकी से निरीक्षण करना होगा, और उन आदतों को पहचानना होगा जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, या जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जा रही हैं। बुरी आदतों को पहचानने के लिए हम एक डायरी में लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं और हम कैसा महसूस करते हैं। एक बार जब हम अपनी बुरी आदतों को पहचान लेते हैं, तो हमें उन्हें बदलने के लिए एक योजना बनानी होगी। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आदतों को बदलने में समय और मेहनत लगती है, और हमें धैर्य रखना होगा। हमें ये भी समझना होगा कि असफलता इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने आप को प्रेरित रखने के तरीके खोजने होंगे, और हमें अपने लक्ष्यों को याद रखना होगा। सही आदतें बनाने का दूसरा चरण है अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना। हमें ये जानना होगा कि हम कौन सी अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, और हमें उन आदतों के लिए एक विशिष्ट योजना बनानी चाहिए। हमें ये भी जानना होगा कि हमें कब और कहाँ अपनी आदतों को पूरा करना है। जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो हम अधिक प्रेरित महसूस करते हैं, और हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हमें अपने लक्ष्यों को यथार्थवादी रखना चाहिए, ताकि हम अभिभूत महसूस न करें। सही आदतें बनाने का तीसरा चरण है छोटे छोटे कदम उठाना। हमें एक ही बार में बहुत सारी अच्छी आदतें बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, और हमें हर बार एक आदत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम हर बार एक आदत बना लेते हैं, तो हम एक नई आदत बनाना शुरू कर सकते हैं।
छोटे कदम उठाने से हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं और हम अपनी नई आदतों को बनाए रखने की अधिक संभावना रखते हैं। सही आदतें बनाने का चौथा चरण है नियमित रहना। हमें हर दिन अपनी अच्छी आदतों को पूरा करना चाहिए। जब हम नियमित रहते हैं तो हमारी आदतें स्वचालित हो जाती हैं और हमें उन्हें करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। नियमितता आदतें बनाने की कुंजी है और यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सही आदतें बनाने का पांचवा चरण है खुद को पुरस्कृत करना। जब हम अपनी अच्छी आदतों को पूरा करते हैं तो हमें खुद को पुरस्कृत करना चाहिए। जब हम खुद को पुरस्कृत करते हैं तो हम प्रेरित होते हैं और हम अपनी अच्छी आदतों को जारी रखने की अधिक संभावना रखते हैं। पुरस्कार हमें अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त प्रेरणा प्रदान करते हैं। कुछ अच्छी आदतें जो हम बना सकते हैं उनमें शामिल हैं सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, पढ़ना लिखना, ध्यान करना, सकारात्मक रहना और लोगों की मदद करना। ये सभी आदतें हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। हमें ऐसी आदतें बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट बनाती हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत हमें अपने दिन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से करने में मदद करती है और यह हमें अधिक समय देती है। नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है। स्वस्थ भोजन करने की आदत हमें ऊर्जा प्रदान करती है और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। पर्याप्त पानी पीने की आदत हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है। पढ़ने की आदत हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और हमें नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। लिखने की आदत हमारे विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है और यह हमारी रचनात्मकता को बढ़ाती है। ध्यान करने की आदत हमारे मन को शांत करने में मदद करती है और यह हमारे तनाव को कम करती है। सकारात्मक रहने की आदत हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और यह हमें अधिक खुश बनाती है। लोगों की मदद करने की आदत हमें दूसरों से जोड़ने में मदद करती है और यह हमें अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। सही आदतें बनाने में समय और मेहनत लगती हैं, लेकिन ये प्रयास करने लायक है। जब हम अच्छी आदतें बनाते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन अंत में इसका परिणाम हमेशा फायदेमंद होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि अच्छी आदतें बनाने के लिए कोई समय सीमा नहीं है और हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। हमें अपने आप को प्रेरित रखना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छी आदतें हमारे जीवन को एक नया रूप देती हैं और यह हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। सही आदतें बनाने का मतलब है अपने जीवन को जानबूझकर और सचेत रूप से जीना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर बनाते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक खुश और संतुष्ट जीवन जीने की अनुमति देती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि अच्छी आदतें हमें एक मजबूत नींव प्रदान करती हैं, जिस पर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो चलिए, आज से ही अच्छी आदतें बनाना शुरू करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें पूरी जिंदगी के लिए लाभ पहुंचाएगा। 10वां
बहाना बनाना बंद करें। बहाने हमारे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे हमें हमारे कंफर्ट जोन में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें हमारे डर से छुपने में मदद करते हैं। और वे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। जब हम बहाने बनाते हैं, तो हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। और हम अपने जीवन को बदलने में नाकाम रहते हैं। बहाने बनाना एक ऐसी आदत है, जो हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाती है। और हमें निराश और असंतुष्ट बना देती है। हमें ये समझना होगा कि बहाने सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं। और वे हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। बहाने बनाने का सबसे बड़ा कारण डर है। हम असफल होने से डरते हैं। हम अस्वीकृति से डरते हैं। और हम अज्ञात से डरते हैं। जब हम डरते हैं, तो हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। और हम खुद को ये समझाते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते। डर हमें अपने सपनों का पीछा करने से रोकता है। और हमें एक सीमित जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। हमें अपने डर का सामना करना सीखना होगा। और हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। बहाने बनाने का दूसरा कारण है कमी। हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, या हमारे पास कौशल नहीं है। हम यह मान लेते हैं कि हमारी परिस्थितियों के कारण हम सफल नहीं हो सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जो भी है, वह काफ़ी है। और हम अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। बहाने बनाने का तीसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं। और हम सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम हार मान लेते हैं। और हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हमें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। और हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना होगा। बहाने बनाना बंद करने के लिए हमें सबसे पहले अपने डर का सामना करना होगा। हमें ये समझना होगा कि डर सिर्फ एक भावना है। और हमें इसे अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। हमें ये भी समझना होगा कि असफलता सिर्फ एक अनुभव है। और हमें इसे सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अपने डर का सामना करने से हमें अपनी ताकत का पता चलता है। और यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बहाने बनाना बंद करने के लिए हमें अपनी कमी के बारे में सोचना बंद करना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जो कुछ भी है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रचनात्मक और संसाधनपूर्ण बनना होगा। अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय हमें अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहाने बनाना बंद करने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। हमें यह मानना होगा कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्रेरित रहना होगा, हमें धैर्य रखना होगा। और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। खुद पर विश्वास करने से हमें अपने सपनों को साकार करने की ताकत मिलती है। बहाने बनाना बंद करना आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। जब हम बहाने बनाना बंद कर देते हैं, तो हम अपने जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। और हम अधिक संतुष्ट और खुश हो जाते हैं। बहाने बनाना बंद करना हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए, आज से ही बहाने बनाना बंद करते हैं। और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज डू इट टुडे की इस गहन और परिवर्तनकारी यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। द रेस फॉर रॉक्स की इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि
कैसे हम टाल मटोल की आदत को छोड़कर आज ही अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमने ये समझा कि कैसे हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, ये ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की असीम शक्ति को जगाने की कुंजी है। यह आपको ये समझने में मदद करता है कि आप कितनी शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाती है कि कैसे हम अपने आलस्य को दूर करें, अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं, अपने काम में अर्थ खोजें, सफलता का रहस्य जानें, डर और असफलता को स्वीकार करें, खुद में निवेश करें, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, समय का सदुपयोग करें, सही आदतें अपनाएं और बहाने बनाना बंद करें। यह आपको ये भी सिखाती है कि आप अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं और एक खुश और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको ये सिखाती है कि हर दिन हमारे पास एक नया अवसर होता है और हमें उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अब, जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। छोटे छोटे बदलाव करने से ही बड़े बदलाव आते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही कदम उठाएं, अपने आलस्य को दूर करें, अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको ये समझने में मदद की होगी कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। धन्यवाद।